अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू मास्टर्स। आज हम ईडीयू 406 का लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें 13 से 18 तक टॉपिक हमारे शामिल हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाले जो हैंड आउट्स हैं इसमें 1000 पेजेस है, मतलब ये हमारे बहुत लेंथी हैंड आउट्स हैं, इसलिए इसके लेक्चर भी 22 इतना तक बन रहे हैं। तो मैंने बहुत से लेक्चर देखे हैं कि वो बहुत शॉर्ट लेक्चर्स उन्होंने दूसरे हैंड आउट्स पर बनाए हुए हैं, अपनी तरफ से शॉर्ट पहले हैंड आउट्स को किया हुआ और उन पर लेक्चर बनाए हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये वो हैंड आउट्स हैं जो हमें एलएमएस पर दिए हुए हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें ऑफिशियली दिए हुए हैं। तो आप लोगों उन हैंडआउट से अगर पढ़ोगे तो फ़ायदा आप लोगों का, पेपर इसमें से ना आए तो अलबत्ता ये लेंथी है, लेकिन पेपर आप लोगों का इसी में से ही आना है। इसलिए बेहतर तरीका यही है कि आप लोग ये शॉर्ट लेक्चर सुनो, अपने उन 1000 पेजेस वाले हैंडआउट्स को रीड करो और आप लोगों को मैं गारंटी से कह सकती हूँ आप लोग अपना पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे। चलिए हम अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अचीविंग बेस्ट प्रैक्टिस। तो मैं ये जो लिखा हुआ मैं आपको बता दूं कि टीचर्स को रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी टीचिंग पर गौर करता है, सोचता है, एनालाइज करता है और इम्प्रूव करता है। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि हम बेस्ट प्रैक्टिस हासिल कर सके। बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब है क्या है? इसका मतलब कि टीचिंग का वो बेहतरीन तरीका जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो, ऐसा तरीका जो उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करे और उन्हें फ्यूचर के लिए रेडी करे। ये स्मार्ट, थॉटफुल और इम्प्रूव्ड टीचिंग होती है। अब नीचे है कि वाई बेस्ट प्रैक्टिस, की बेस्ट प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है। 21 सेंचुरी, ये मैं आप लोगों को इसकी सारी उर्दू में समरी बता देती हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं रीडिंग नहीं करती, रीडिंग क्योंकि बच्चे खुद भी कर लेते हैं और फ़ायदा रीडिंग करने का, अगर मैं रीडिंग करने बैठूँ तो ये 1 घंटे से भी ज़्यादा लेक्चर बन जाए। तो 21 सेंचुरी पहले से बिल्कुल डिफरेंट है। पहले लिमिटेड टेक्नोलॉजी थी, सिर्फ याद करना काफ़ी था, कंपटीशन कम था। लेकिन अब क्या है कि ग्लोबल वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी हर जगह यूज़ हो रही है, इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए बच्चों की नीड्स चेंज हो जाती हैं। आजकल के स्टूडेंट्स को सिर्फ किताब का नॉलेज नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, वो कहते हैं कि उनको क्रिएटिविटी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, पैशन फॉर लर्निंग, मेहनत करने की आदत, वर्क एथिक और लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स। ये सब स्किल्स उन्हें फ्यूचर में सर्वाइव करने में मदद करती है। बेस्ट प्रैक्टिस का जो गोल है वो क्या है कि स्टूडेंट्स अपने ड्रीम अचीव कर सकें, वो कॉन्फिडेंट और कैपेबल बने, ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना सीखें। इसलिए क्लासरूम की जो अपॉर्चुनिटीज़ टीचर की रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। अगर टीचर बेस्ट अप्रोच यूज़ करेगा तो स्टूडेंट्स को बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब नीचे है हमारे पास वाई डज द बेस्ट प्रैक्टिस लुक लाइक फॉर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, के बेस्ट प्रैक्टिस रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की तरह क्यों है। बेस्ट प्रैक्टिस सिर्फ थ्योरी नहीं है, क्लासरूम में क्लियरली नज़र भी आती है। हम इजीली पहचान सकते हैं कि कौन सी क्लास बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कर रही है। बेस्ट प्रैक्टिस क्लासरूम की सबसे जो पहली निशानी है कि स्टूडेंट्स आर इंगेज्ड एंड फोकस ऑन देयर वर्क। स्टूडेंट्स इंगेज होते हैं, अपने काम पर फोकस्ड होते हैं, ज़्यादा वक्त ऑन टास्क रहते हैं, मतलब स्टूडेंट्स बोर्ड नहीं होते, वो बोरिंग बिल्कुल नहीं फील करते, वो लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस क्लास में स्टूडेंट सिर्फ सुनता नहीं बल्कि एक्टिवली सीखता है। बेस्ट प्रैक्टिस सिर्फ एक टीचर का काम नहीं होता, बल्कि आपस में कोलैबोरेट करते हैं, रियलिस्टिक टास्क प्लान करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन लर्निंग क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे कि एक्टिविटी बेस्ड इन्वायरमेंट। एक्टिविटी बेस्ड इन्वायरमेंट का मतलब है कि क्लास में एक्टिविटी करवाई जाती है, लाइक हैंड ऑन एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, ग्रुप वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाया भी जाता है। अब 21 सेंचुरी की बेस्ट प्रैक्टिस क्लासरूम जो है लर्निंग के लिए सूटेबल होती है, सेफ, पॉजिटिव और स्पोर्टिव होती है। इसे कहते हैं कंडक्टिव टू लर्निंग, के क्लासरूम क्या हो जाता है, कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट बन जाता है। अब हम नीचे जो हमारा हेडिंग बनी हुई कोर बेस्ट प्रैक्टिसेस। कोर बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, यानी वो बुनियादी चीज़ें जो हर एक अच्छे टीचर में होनी चाहिए। आप लोग इसको ये भी कह सकते हो कि क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। अब मैं ये लिखी हुई है, मैं आप लोगों को वन बाय वन इसको उर्दू में बताती हूँ कि एजुकेशन द होल चाइल्ड। बेस्ट प्रैक्टिस का सबसे पहला प्रिंसिपल, टीचर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता बल्कि बच्चे को प्रॉपर्ली समझाता है। इसकी एग्जांपल मैथ टीचर की ले लें कि मैथ टीचर सिर्फ मैथ नहीं सिखाता बल्कि स्टूडेंट्स की इमोशनल नीड, लर्निंग स्टाइल, इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंस लेवल सबको कंसीडर करता है। अब सेकंड वन हमारे पास है कि बेस्ट प्रैक्टिस सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज पर डिपेंड नहीं करती। टीचर को ये भी पता होना चाहिए कि बच्चे किस स्टेज में क्या समझ सकते हैं, उनका मेंटल डेवलपमेंट लेवल क्या है, वो कैसे सीखते हैं।
अब आगे है कि बेस्ट प्रैक्टिस का एम सिर्फ एग्ज़ाम पास करवाना नहीं है, बल्कि स्कूल में सक्सेस, फ्यूचर लाइफ में सक्सेस, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना होता है। टीचर को स्टूडेंट्स को ऐसी स्किल देनी चाहिए जो उनके फ्यूचर में काम आए। आगे है ऐसे इन्वायरमेंट जो क्लासरूम में क्लासरूम में एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें मिक्स हों, उन उसको इनरिच्ड लर्निंग इन्वायरमेंट कहते हैं। अब वो इनरिच्ड लर्निंग जो इन्वायरमेंट, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ये लिखा हुआ है इनरिच्ड लर्निंग इन्वायरमेंट। मतलब क्लास में बुक्स, एक्टिविटीज़, टेक्नोलॉजी, डिस्कशन, प्रोजेक्ट सब मिलकर लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो जिस इन्वायरमेंट ये सारी चीज़ें इंक्लूड हों उसको कहते हैं इनरिच्ड इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट्स लर्निंग का एक्टिव हिस्सा होना, लर्निंग तब भी बेस्ट होती है जब स्टूडेंट्स खुद इन्वॉल्व होते हैं। अब हम आगे देखेंगे कोर वर्स्ट प्रैक्टिसेस, यानी एक आप लोग पहले हमने देखी है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, अब हम देखेंगे क्वालिटीज़ ऑफ अ बैड टीचर। तो कोलैबोरेशन के बगैर पढ़ाना, टीचर अकेले प्लान करता है, दूसरे टीचर्स के साथ काम नहीं करता, सिर्फ टेस्ट पास करवाने के लिए ही वो क्या करता है कि एक बैड टीचर सिर्फ टेस्ट पास करवाने के लिए पढ़ाना। वन साइज फिट्स ऑल, इसको कहते हैं वन साइज फिट्स ऑल, के सब स्टूडेंट्स को एक ही तरीके से पढ़ाना। हर स्टूडेंट्स का माइंड लेवल, उसकी जो क्रिएटिविटी लेवल वो डिफरेंट होती है। तो जो एक ब्रस्ट होता है टीचर, उस वो क्या करते हैं कि सब स्टूडेंट्स को एक ही लाइन में उसने रखा होता है। एक क्या उसको कहते हैं ज़हीन स्टूडेंट और एक बिल्कुल नालायक, उसने सबको एक ही लाइन में रखा होता है, सबको एक ही तरीके से पढ़ाना होता है। तो ये बहुत ही बैड तरीका है। अब नीचे है हमारे पास टेस्ट विदाउट असेसिंग नीड्स, के स्टूडेंट्स की नीड असेस ना करना, हर स्टूडेंट की समझ और लेवल को इग्नोर करना, जिससे कुछ स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं। अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना, टीचर खुद को चैलेंज नहीं करता, नए तरीके ट्राई नहीं करता। आगे है कि स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड, सिर्फ नाम के लिए, कि कहने के ये कह लें कि हम टीचर ये सिर्फ कहते हैं कि हाँ मैं क्लास में एक्टिविटी पढ़ाता हूँ, एक्टिविटी बेस्ड बच्चों को स्किल्स सिखाता हूँ, लेकिन असल में सिर्फ लेक्चर ही वो दे रहा होता है। अब आगे हमारे पास आ रही है ऑपरेशनलाइजिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिस को प्रैक्टिकल तौर पर अप्लाई करना। अब ऑपरेशनलाइजिंग का क्या मतलब है, बेस्ट प्रैक्टिस को सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकली क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कराना, उसको कहते हैं ऑपरेशनलाइजिंग। अब नीचे मैं इसको वन बाय वन आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो सारी लिखी हुई मैं इसके से आप लोगों को समरी बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, आप लोग इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। टीचर को सोचने वाला, स्किलफुल, अपनी टीचिंग एनालाइज करने वाला होना चाहिए। टीचर सिर्फ टेस्ट पास करवाना, बुक्स कंप्लीट कराना तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि मेरी टीचिंग के बच्चे का लाइफ पर क्या असर पड़ सकता है। एक अच्छा टीचर नए तरीके ट्राई करता है, क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और वो अनफेमिलियर चीज़ों से नहीं डरता। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर ओपन माइंडेड होता है, ऑनेस्ट होता है, स्टूडेंट्स ये लिखा हो कि वो ओपन माइंडेड होता है, ऑनेस्ट होता है, स्टूडेंट्स की भलाई को प्योरिटी देता है। बेस्ट प्रैक्टिस टीचर क्या करता है, आइडियाज़ शेयर करता है, कोलैबोरेशन करता है। और बेस्ट प्रैक्टिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी चलता रहता है। टीचर इवेल्युएट होते हैं, फिर अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और फिर रीटीच करते हैं। अब ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया, बस इस टॉपिक में यही था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारा टॉपिक 14 है इम्प्लीकेशंस फॉर अचीविंग बेस्ट प्रैक्टिस, के बेस्ट प्रैक्टिस को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। अब पहले हम ये देख लें कि रिफ्लेक्शन दो तरह की होती है, एक रिफ्लेक्शन इन प्रैक्टिस और दूसरी रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस। अब रिफ्लेक्शन इन प्रैक्टिस क्या होती है कि ये रियल टाइम रिफ्लेक्शन है, क्लास के दौरान सोचना अब क्या करूँ, मूवमेंट टू मूवमेंट डिसीजन होना। अब रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस होती है कि क्लास के बाद सोचना आज क्या सही हुआ, क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, पास्ट इवेंट को एनालाइज करना। अब आगे जो लिखा हुआ है सारा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट लेना और एक दफ़ा रीड कर लेना है कि रिफ्लेक्शन का एम पॉजिटिव होना चाहिए। रिफ्लेक्शन को कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाने के लिए टीचर को गाइडेंस चाहिए, टूल्स और स्ट्रक्चर चाहिए। अगर स्ट्रक्चर ना हो तो रिफ्लेक्शन सुपरफिशियल हो जाती है। रिफ्लेक्शन सिर्फ कभी कभी नहीं होती, डे टू डे रूटीन का पार्ट होना चाहिए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है। आगे है कि म्यूचुअल सपोर्ट और गाइडेंस से रिफ्लेक्शन और स्ट्रॉन्ग होती है। रिफ्लेक्शन के क्या फ़ायदे हैं, दूसरे प्रोफेशनल्स पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, टीचर अपने बिलीव्स और वैल्यूज़ को इवेल्युएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या बेस्ट काम कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स के लिए। अब आगे है हमारे पास रेगुलर लर्निंग नेटवर्क, यानी ऐसे प्लेटफॉर्म या हब्स जहाँ टीचर रेगुलरली मिलते हैं और अपनी टीचिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब इसका पर्पस क्या होता है कि टीचर को एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिलता है, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होता है, रिफ्लेक्टिंग टीचिंग हब्स क्रिएट होते हैं और
टीचर्स अपनी टीचिंग इम्प्रूव करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए बेटर लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। आगे है टाइम एंड स्पेस फॉर रिफ्लेक्शन। स्कूल बिजी शेड्यूल के बावजूद रिफ्लेक्शन के लिए टाइम एलोकेट करें। इवन 5 से 10 मिनट डेली रिफ्लेक्शन बहुत वैल्यूएबल है। टीचर अपनी टीचिंग को इवेल्युएट करने और बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। टीचर नेटवर्क लर्निंग इन नेटवर्क या टीचर ग्रुप्स रिफ्लेक्शन के का मौका देते हैं। टीचर एक दूसरे के साथ आइडियाज़ और डिस्कस करते हैं। इससे क्या होता है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल हो जाती है। आगे इन्फॉर्म्ड बाय कॉन्टेम्प्रेरी रिसर्च के रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को इफेक्टिव बनाने के लिए टेम्परेरी रिसर्च का यूज़ बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस सिर्फ क्लासरूम इवेंट्स तक लिमिटेड नहीं होती। टीचर को थ्योरी को प्रैक्टिस के साथ लिंक करना होता है। रिफ्लेक्शन कंटिन्यूस और रेगुलर होती है और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज के तौर पर यूज़ करना चाहिए। अब हमारे पास कंपैरिजन है किस किस का ट्रेडिशनल मॉडल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग का। इसमें दो आ रहे हैं, एक ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ टीचर लर्निंग और दूसरा रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मॉडल। पहले हम देख लेते हैं ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ टीचर लर्निंग कि नॉलेज और एक्सपीरियंस एक टीचर से दूसरे टीचर तक ट्रांसफ़र होता है। फोकस इसका क्या होता है कि सेपरेट नॉलेज को पास कराना। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस या पर्सनल रिफ्लेक्शन कंसीडर नहीं होती। इसकी अजम्पशन क्या होती है कि इंफॉर्मेशन मिलने से टीचर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। टीचर थ्योरी इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्टली पैसिव लर्निंग होती है। अब जो दूसरी हमारी है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मॉडल, उसमें क्या है कि उसका फोकस किस पे होता है कि लर्निंग फ्रॉम ओन्स एंड अदर्स एक्सपीरियंस, अपने और दूसरों के एक्सपीरियंस से जो लर्निंग होती है वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मॉडल में आती है। और टीचर एक्टिवली रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने बिलीव्स और प्रैक्टिस को इवेल्युएट करते हैं, थ्योरी को केयरफुली समझ कर अप्लाई करके प्रैक्टिस इंप्रूव करते हैं। कंटिन्यूस और ऑनगोइंग प्रोसेस है, नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। आई होप इसकी भी आप लोग अच्छे से समझ आ गई। याद करने वाला इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ सुनने वाला था, वो आप लोगों ने सुन लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब आगे हमारा टॉपिक 15 स्टार्ट हो रहा है, द रिफ्लेक्शन प्रोसेस। इसमें हमने रिफ्लेक्शन का प्रोसेस देखना होता है। ये प्रोसेस टीचर को अपनी टीचिंग इम्प्रूव करने में गाइड करता है। रिफ्लेक्शन के बहुत से मॉडल्स होते हैं लेकिन सबका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, यानी पहले प्लान करना, फिर उसको करना और फिर उसका रिव्यू लेना। ये इलिटरेटिव है यानी बार बार रिपीट होती है। स्टार्टिंग पॉइंट कहीं भी हो सकता है। रिफ्लेक्शन सिर्फ क्लास के बाद नहीं, टीचिंग से पहले और ड्यूरिंग भी होती है। अब जो नीचे हमें इसके दिए हुए हैं स्टेप्स वो क्या है कि पहले हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फिर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, देन प्लान, फिर हम उसको डू करते हैं, देन रिव्यू लेते हैं। ये 5 आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का शॉर्ट भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना। और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप लोगों, अब हम इनको 1 बाय 1 डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें क्या है। पहले जी हमारा स्टार्ट है, ये कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, ये खड़ी। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या है कि ये वाला जो साइकिल अभी हमने पढ़ा है ना, पूरा साइकिल, ये इसमें 5 पॉइंट्स है, ये साइकिल हर क्लास के साथ रिपीट होती है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और बेस्ट प्रैक्टिस अचीव करने के लिए ज़रूरी है। अब कलेक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या आ रहा है कि टीचर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं, कुलीग को इन्वाइट करते हैं क्लासरूम को ऑब्जर्व करवाने के लिए, दूसरे टीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं ताकि उनके टीचिंग मेथड को देख सके और जो उनको टीचिंग मेथड अच्छा लगे वो उसको अडेप्ट कर सके। अपने टीचिंग ड्यूरिंग पढ़ाते हुए वो अपनी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि हम बाद में एनालाइज कर सकें। लेसन प्लान और इवैल्यूएशंस चेक करना, फिर खुद से क्वेश्चंस करना कि क्या हुआ, क्यों स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट रेक्स और कौन से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, क्या इम्प्रूवमेंट और हो सकती थी। ये सब किस में आ रहे हैं, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन में। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, वो है क्वेश्चन एनालिसिस। इसमें क्या आ रहा है कि कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब जो सिंगल लूप लर्निंग है इसमें क्या है कि सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, और जो डबल लूप लर्निंग है इसमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेना और थ्योरी को क्लासरूम में अप्लाई करना होता है। अब आगे हमारे पास आ रहा है प्लान। प्लान में क्या है कि प्लानिंग में हाइपोथेसिस डेवलप की जाती है, मतलब जो भी हम कोई काम कर रहे हैं, जो भी उसके बारे में प्लानिंग हम करते हैं वो हमारे किस सर्कल के किस पॉइंट में आएगा, प्लान में। रिफ्लेक्टिव स्ट्रैटेजीज यूज़ होती हैं, और वो स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हैं कि जर्नल्स, डायरीज, मीटिंग विद मेंटर, क्रिटिकल फ्रेंड, रिफ्लेक्टिव ब्लॉग्स, एक्टिव रिसर्च, वीडियोज़ एंड ऑब्जर्वेशन। अब आगे हमारे पास आ रहा है एक्ट एंड डू। क्लासरूम में अजम्पशंस टेस्ट करना, चीज़ें गलत हो सकती हैं लेकिन फेलियर हमें क्या देता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देता है।
और जो टीचर कंटिन्यूसली सोचता है कि अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ये सब हमारा क्या होता है, अमल होता है, एक्ट डू होता है। अब आगे हमारे पास सारा रिव्यू, क्लास के बाद जो रिफ्लेक्शन होती है वो रिव्यू में शामिल होती है कि टीचर लेक्चर लेने के बाद सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती थी, नेक्स्ट प्लानिंग के लिए मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, रिव्यू में। बस और इसमें कुछ भी नहीं है जो मैंने आप लोगों, और ये सारा एक्स्ट्रा लिखा हुआ, इसको नहीं आप लोगों ने पढ़ना, सिर्फ ये जो साइकिल हमने देखे इसमें जो 5 पॉइंट्स आ रहे हैं आप लोगों ने सिर्फ इनके बारे में 2-2 3 लाइंस लिख लेनी है, याद कर लेनी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक 16 स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक 16 में हमारे पास क्या आ रहा है, रिफ्लेक्सिविटी। कि रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है टीचर का अपनी टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस पर कंटिन्यूसली सोचना, और सिर्फ पर्सनल रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि वाइडर डिस्कशन और क्रिटिकल एनालिसिस में भी इंगेज होना। अब हम इसकी कुछ स्किल्स देख लेते हैं। पहली स्किल है सेल्फ अवेयरनेस, अपनी थिंकिंग और फीलिंग्स को समझना। ये हेल्प करता है समझने में कि क्लासरूम में क्या हो रहा है और स्टूडेंट्स पर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है और इसकी रूट्स क्या होती हैं। इसकी रूट्स फिमिनोलॉजी होती हैं, यानी हमारी जो इसमें कॉग्निटिव एबिलिटी, सोचना समझना, ये सब हम अपने एक्सपीरियंस से नॉलेज डिराइव करना। अब आगे हमारे पास आ रही है रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन ये एक लर्निंग प्रोसेस है। जो सेकंड हमारे पास इसका है, ये रोज़ाना हो सकता है और इसको कैरियर लॉन्ग भी कहते हैं, मतलब ये कैरियर लॉन्ग लंबे अरसे के लिए भी हो सकता है। अब रिफ्लेक्शन इसकी भी रूट्स किस में आ रही हैं, फिमिनोलॉजी। अब आगे हमारे पास आ रही है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये किस में किसकी रूट है, क्रिटिकल थ्योरी की। ये आप लोगों का एमसीक्यूज आ सकता है। जो ऊपर हमने 2 पढ़ी हैं वो फिमिनोलॉजी की रूट्स हैं, और जो क्रिटिकल थिंकिंग है ये किसकी रूट है, क्रिटिकल थ्योरी की। टीचर अपनी अजम्पशंस को चैलेंज करता है, कॉन्टेक्स्ट को समझने और सोचता है कि क्लासरूम में टीचिंग का क्या इम्पैक्ट होता है, और इसमें क्या है कि अल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करता है और अपनी टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करता है। अब आगे हमारे पास सारी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। पहले हमारे इसमें 3 रिफ्लेक्सिविटी की 3 टाइप्स हैं। ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है कि सिर्फ नाम भी पूछा जा सकता है और उनकी डेफिनेशंस भी। अब पहली है कि हाइपर रिफ्लेक्सिविटी। टीचर अपनी टीचिंग को बहुत फाइन डिटेल में डिसकंस्ट्रक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप लोग इसकी ले सकते हैं कि हर एक्टिविटी, हर मेथड का एनालाइज करता है। अब जो दूसरे हमारे पास इसकी टाइप है वो है हाइपर रिफ्लेक्सिविटी। टीचर अपनी टीचिंग के अजम्पशंस और बिलीव्स को का एग्जामिन करता है। एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं कि टीचर सोचता है कि क्या ये मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या ये बेस्ट है या नहीं। अब आगे आ रही है एपिस्टेमिक रिफ्लेक्सिविटी। इसमें क्या है कि टीचर अपनी डीप बिलीव्स और टीचिंग फिलोसफी एक्सप्लोर करता है। ये डीप थिंकिंग और एक्सटेंसिव रिफ्लेक्शन भी इसको लीड करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, टॉपिक 17 है हमारे पास, टॉपिक फॉर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या है कि टीचर को सोचना चाहिए कि क्लासरूम में टीचिंग प्रैक्टिस और फिजिकल इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स की लर्निंग को कैसे अफेक्ट करता है। क्या स्टूडेंट्स को एटोनॉमी और एम्पावरमेंट मिल रही है, क्लासरूम की सेटिंग और इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स की इंगेज में हेल्पफुल है या नहीं। ये सब चीज़ें किस में सोची जाती हैं, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में। टीचर का रिफ्लेक्शन सिर्फ स्टूडेंट्स तक लिमिटेड नहीं बल्कि फैमिलीज और कम्युनिटी तक भी एक्सटेंड होता है। सोचना कि क्या हम जो टीचिंग कर रहे हैं वो फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ को भी एम्पावर करती है या नहीं। ये सब किस में आ जाता है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में। और इसमें कुछ भी नहीं था। ये जो इस टॉपिक में 30 क्रिटिकल क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं आप लोगों को मिस से करना है, ये सारा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। अब आगे हमारे पास टॉपिक 18 हमारा स्टार्ट हो रहा है कि इसमें भी कुछ इतना ख़ास नहीं है। मैं आप लोगों को इसकी समरी दे रही हूँ कि रिफ्लेक्शन इज़ अ लर्निंग टूल। टीचर रिफ्लेक्शन से अपने थॉट और फीलिंग्स समझते हैं, एक्सपीरियंस को एनालाइज करते हैं। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स या राइटिंग से टीचर को बेटर अंडरस्टैंडिंग से नॉलेज मिलता है। रिफ्लेक्टिव जो राइटिंग होती है उससे क्या होता है कि टीचर सिचुएशंस को ना सिर्फ ऑब्जर्व करता है बल्कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझने और इम्प्रूवमेंट के लिए एक्शनेबल आइडियाज़ निकालता है। अब यहाँ पे कुछ की क्वेश्चंस हैं। टीचर्स का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रिफ्लेक्शन के लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, लर्निंग स्टाइल को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, चिल्ड्रन और अडल्ट लर्निंग कैसे होती है। अब क्लासरूम स्किल्स पर रिफ्लेक्शन क्या होती है कि यूजिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड आप लोग करें, क्वेश्चंस करें, बच्चों से कम्युनिकेशन करें, प्रेजेंटेशन करें, डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल्स पैदा करें। कि अब इसमें समरी वाली क्या लाइन है कि लर्निंग फ्रॉम रिफ्लेक्शन होलिस्टिक है और टीचर का प्रोफेशनल स्पेक्ट्रम का हर एस्पेक्ट को कवर करती है। ये आप लोगों को मैं सारा इसका रिव्यू दे रही हूँ, सुनने वाला है इसमें और लिख याद करने वाला कुछ भी नहीं है।
अच्छा, रिफ्लेक्शन आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं हो सकती, बल्कि ये रिफ्लेक्शन होती है वो हमेशा कोलैबोरेशंस होती है। ज़्यादा लोग मिलकर एक चीज़ पर सोचते हैं, वो हमारी कोलैबोरेशन होती है। स्टूडेंट्स और टीचर दोनों लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव पार्टनर्स बनते हैं। जी, आगे टॉपिक 19 स्टार्ट हो रहा है, जो इस हमारे लेसन में इंक्लूड नहीं है। इसी के साथ ही हमारा लेसन ख़त्म हुआ। बहुत लेंथी था, मैंने कोशिश की है कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही मैं आप लोगों को कवर करवाऊँ। तो बस जो मैंने आप लोगों को साथ ही बता दिया था, याद करने वाला कुछ भी जो थी चीज़ें उसकी, वो मैंने आप लोगों को बता दी थी। बाकी सारी चीज़ें ये सुनने ही वाली थी और कुछ भी नहीं था। टाइप्स आप लोगों ने इसकी याद कर लेनी है। ये जो इसकी लिखी हुई थी रिफ्लेक्शन स्किल्स, इसकी आप लोगों ने याद कर लेनी है रिफ्लेक्सिविटी वाले टॉपिक में। और जो पूरा हमारा ये साइकिल बना हुआ था, वो आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। तो बस इसी के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट तो लाजमी आप लोगों ने छोड़ना है कि मुझे पता चले जी बच्चे देख रहे हैं और मुझे फीडबैक भी दे रहे हैं। आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, अब मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।